नमस्कार। आज साइंस कॉल पर मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मैं साइंस कॉल लगाने जा रही हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार जी को। उनसे हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह की तरफ इंसान के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत ने मंगलयान भेजा। नासा का नया रोवर भी हाल ही में मंगल की सतह पर पहुंचा है। आगे भारत का मंगलयान 2 मिशन जाएगा और कई प्राइवेट कंपनियां तो मंगल पर इंसान को भेजने और कॉलोनी बसाने की कोशिशों में जुटी हैं। ये सब कैसे होगा? मंगल ग्रह में दुनिया की इतनी दिलचस्पी क्यों है? वहां आखिर क्या चल रहा है? आइए ये सब जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। मंगल पर लगातार मिशन भेजे जा रहे हैं। 2021 फरवरी में ही अमेरिका ने जैसे अपना रोवर भेजा, फिर चीन का भी मिशन गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी मिशन भेजा। तो इस तरह दुनिया में इतनी रुचि क्यों है मंगल को लेकर के? इतने सारे मिशन मंगल पर जा रहे हैं। ऐसा है कि मंगल पे क्यों, मंगल हमारा नजदीक का एक सिस्टर प्लैनेट है। तो हम्म। जो भी आप जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम के बारे में और अपने बाजू में जो है उपग्रह, उसका जो प्लैनेट जो है वो प्लैनेट के बारे में समझना, ये सब उत्सुकता जो होती है और क्यूरियोसिटी जो होती है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चलता है। तो जी। अभी बड़ा इसलिए कि ये एडवांस नेशन के अलावा भी लोग सोचने लगे हमको भी हम्म। स्पेस में जाना है, स्पेस में एक्टिविटी करना है। हम्म। अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका तो लगातार कर ही रहा है अपना, हर एक मिशन से मिशन पे कुछ अधिक क्षमता वाली उपकरण लेके उसमें और ज्यादा माहिती इकट्ठा करना, और ये हम्म। सब माहिती से ये पता करना है कि मंगल ग्रह में अभी स्थिति क्या है, पहले वहां पे क्या स्थिति थी और हम्म। कैसे बदल गया, वो बदलने का कारण क्या है, कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, ये सब साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को क्वेंच करने के लिए। चाइना का भी जी। अब अगर देखेंगे, चाइना भी बड़ा स्पेस पावर है और उनको भी अपना पहला मंगल में सक्सेसफुली कर किया अभी। तो मंगल पे जब भी मिशन करते हैं वो हर साल या कोई भी टाइम पे नहीं कर सकते, और उस समय निर्धारित करना पड़ता है जब वो बहुत कम एनर्जी स्पेंड करके हम वहां जा सकते हैं। तो हाँ। ऐसे 2.5 साल में एक बार ये आता है मौका, तो उस अच्छा। मौके पे सब लोग प्रयत्न करते हैं। तो इस बार में ये तीनों कंट्रीज ने किया, और ये अच्छी बात है कि सक्सेसफुली सभी ऑर्बिट किया और लैंडिंग का नासा ने दिखाया कि सक्सेसफुली लैंड हो गया, और अभी हम्म। आगे चाइना वाले भी करेंगे। तो ये जी। सब ह्यूमन एंडेवर का परिणाम जी। है। अभी नासा ने कुछ ऑडियो फाइल्स भी पब्लिक डोमेन में शेयर की हैं सर, जो वो कह रहे हैं कि दीज आर द साउंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स। और उनका जो रोवर है उसके किसी कैमरे से इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये किस तरह की आवाज होगी सर मार्स से? नो, मार्स के आवाज का मतलब क्या है, जैसे साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जी। जैसे धरती पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के वजह से साउंड एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है। ये हम्म। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो जी। अभी जो मार्स में जो सरफेस में बहुत कम प्रेशर रहता है, बहुत कम एटमॉस्फेयर रहता है, फिर भी वहाँ पे साउंड ट्रैवल कर सकता है। अभी जो रोवर में अगर उन्होंने एक माइक्रोफोन फिट किया है और जो रोवर जैसे चलती है सरफेस में, मार्स के सरफेस में, उसके वजह से जो भी फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और उससे जो आवाज निकलता है वो आवाज को कैप्चर करके उसको ऑडियो फाइल में ट्रांसफर करके सुनने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा हम्म। भी एटमॉस्फेयर रहता है तो एटमॉस्फेयर के वजह से साउंड वेव्स पिकअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो रोवर के इंटरेक्शन में जो होता है मटेरियल स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन, जब व्हील है उस समय भी कुछ ट्रांसमिटेड थ्रू द स्ट्रक्चर दे कैन पिक अप। तो बेसिकली साउंड वेव्स पिक्ड अप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा होगा। जी। इसका मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर है।
जिसकी वजह से ये साउंड हम सुन पा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। एटमॉस्फेयर है, ये तो पहले भी पता है। जी जी। एटमॉस्फेयर का जो लेवल है, प्रेशर लेवल, हाँ जैसे हाँ। हमारे धरती पे हम एक एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं, उसके हिसाब से बहुत कम है। इट्स ए ओके। फ्रैक्शन ऑफ दैट। प्रेशर लेवल जैसे वैक्यूम की तरफ आप जाते हैं तो कम प्रेशर है उसमें, बहुत ही कम प्रेशर है, मगर उसमें हम्म। मेन कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ज्यादा मात्रा पे है, वहां पे मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है। जी। 98%, 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, और प्रेशर थोड़ा सा है, बहुत कम। हम्म। ठीक है। लेकिन अभी एक कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी कुछ एक रिसर्च किया है, और उन्होंने बताया कि सूरज की जो स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा विंड्स हैं, वो मार्स के एटमॉस्फेयर को इरोड कर दिया है उसने कंप्लीटली, और अब मंगल पर सिर्फ बंजर भूमि है, वहां जीवन मिलने के चांसेस बहुत कम है, कोई सबूत ही नहीं मिला उन्हें। तो ये क्या बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर दुनिया जो है, ये जो हाथ पैर मार रही है मंगल पर जीवन ढूंढने की, ये कहाँ तक मुमकिन हो पाएगा? नहीं, जैसे इसमें एक देखने वाली बात है कि हम्म। जो आइसर वाले ने जो किया है, वो एक सिमुलेशन करके सोलर विंड्स का क्या महत्व है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे जी। पहले मार्स पे पानी था और पानी सब निकल गया, वो कैसे निकल गया, ये भी एक प्रश्न हमेशा क्वेश्चन पे रहता है। अभी इनका ये कहना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड नहीं है कोई भी प्लैनेट, तब क्या होगा, से जो निकलते हैं ये जो सोलर विंड या पार्टिकल्स जो है, वो कभी कभी कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है, उस समय इतना स्पीड, उनका स्पीड, वो पार्टिकल स्पीड इतना ज्यादा हो सकता है कि वो सब आके सरफेस में इम्पैक्ट कर सकते हैं, और उसका जो विंड्स, उसका जो स्पीड होता है, वो स्पीड में एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो भी गैसेस जो होगा या जो भी पार्टिकल्स होगा, वो सबको लेके मार्स के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जा सकता है। और उसे हम्म। ऐसे निरंतर ये होता रहेगा तो एटमॉस्फेयर भी कंप्लीटली वाइड हो सकता है। उनका जो मॉडलिंग का ये नतीजा ये था कि मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट होता है अपने धरती पे। फॉर एग्जांपल, व्हाई इज आवर एटमॉस्फेयर इंटैक्ट, व्हाई वी आर एबल टू सर्वाइव, उसमें हम्म। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोटेक्शन है, उसका भी बड़ी महत्व है। उसका जी। ये जो मॉडल करके उन्होंने जो बताया है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मगर अभी मंगल पे जो भी प्रोब्स जा रही है और जो ऑर्बिटर है, और उसके अलावा मंगल के धरती पे जो रोवर लैंड होके हम्म। वहां पे जो माहिती इकट्ठा कर रहा है, वो सब में से एक तो पता चलता है, पहले पानी था, पहले रिवर्स थे, वो सब था पहले वहां पे भी, मगर अभी कोई जीवन या लाइफ फॉर्म है क्या नहीं, ये एक क्वेश्चन है, या पहले था, ये भी क्वेश्चन मार्क रहता है। जी। क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड में इतने सारे सोलर सिस्टम्स है, मिलियंस एंड मिलियंस, एक दो हम्म। नहीं है, बिलियंस हम्म। एंड बिलियंस है। और इतने सारे ब्रह्मांड में क्या ये हो सकता है कि खाली धरती पे जीवन है, अपना जो अर्थ पे, दूसरे जगह नहीं हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क जी। है। तो मंगल पर जो पहला यान, जो पहला कदम हमारा भारत का था, उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। मंगलयान एक की अभी स्थिति क्या है? और इसरो के चेयरमैन के डॉक्टर के सिवन ने बताया कि मंगल पर भारत का दूसरा मिशन भी, मंगलयान 2, एक ऑर्बिटर मिशन होगा। तो इसका क्या मतलब है? में टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का पहला कार्यक्रम था मंगलयान 1। उसमें हम धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति छोड़ के बाहर जाए, और वो बाहर जाने का जो तरीका क्या है, उसका मैकेनिज्म्स क्या है, और 200 मिलियन या 400 मिलियन किलोमीटर तक दूर कोई आपका एक वस्तु से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें कैसे ऑटोनॉमी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं, ये मंगल के पास जब है, हम जो सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल वहां रीच करने के लिए 12 से 14 मिनट लग सकता है। ओके। मतलब आप रियल टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें कुछ जी। करा, तो उसमें अपने आप क्षमता होना चाहिए उसको कैसे करें, वो हम्म। सब इंटेलिजेंस उसमें बिल्ड करना होता है, सच कैपेबिलिटी उसमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है।
तो ये पहला टेक्नोलॉजी मिशन था मंगल। उसमें हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे थे उस इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ नए नए माहिती आने का निकला। जैसे मार्स के सरफेस में जो डस्ट स्टॉर्म्स होते थे वो कितना हाइट तक जाता था, ये अपना जो उपग्रह में जो माहिती मिला उसके वजह से इसका हाइट बहुत ज्यादा तक जा सकता है, ये भी पता चला। तो ऐसे नए नए माहिती भी जो भी ऑब्जर्वेशन सिस्टम रखते हैं उससे मिलता है। अभी भी जैसे पहले हमारा ये आइडिया था ये 6 महीने तक काम करेगा, मगर अभी 6 साल तो हो गया और अभी भी वो कर रहा है। हम हमारे साथ उसका संपर्क है, हम कुछ माहिती उससे इकट्ठा कर रहे हैं और ये सब माहिती को भी हम इंटरनेशनल स्पेस साइंस डेटा सेंटर में रखे हैं। कोई भी रिसर्चर उसको देख उससे अपना रिसर्च कर सकता है। सो ऐसे माहिती है। जैसे आपने कहा दूसरा मंगलयान 2 मिशन में क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहला मिशन में प्राइम एम था टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, तो दूसरा मिशन में साइंटिफिकली भी कुछ आगे चले और कुछ नया निकाले, उसके लिए भी प्रयत्न चालू है। और उसका पूरा मिशन क्या होगा, उसका मिशन का एम क्या होगा, वो सब अभी स्टडी में है। जैसे वो तय हो जाएगा उसमें आगे चलेंगे। जी, ये जितने भी मिशंस हैं इनसे मुझे लग रहा है स्पेस एक्स के जो मालिक है इलॉन मस्क उनको काफी मदद मिली है, क्योंकि उनका दावा है कि वो कुछ ही वर्षों में मंगल पर पूरी कॉलोनी बसा लेंगे। आपको ये कितना मुमकिन लगता है? इंसान कब तक मंगल पर पहुंच सकेगा? जैसे अभी देखते हैं कि पहले क्या होता था, खाली देश या नेशंस ओनली यूज्ड टू डू स्पेस एक्टिविटीज। जो भी स्पेस एक्टिविटीज थे वो खाली नेशन स्टेट्स कर सकते थे। मगर अभी जैसे पहले हमने बताया दिस इज द 4th फ्रंटियर, लैंड ओशन एयर। पहला जो एक्टिविटी है अभी ह्यूमन स्पीशीज इज एक्चुअली डूइंग बिजनेस इन ऑल दीज थिंग्स। There are enterprises, private enterprises, which are running businesses and progressing. So same way aircraft industry, transporting people from one place to another place, all that is happening in airspace. Now, if you get into beyond air, space में जब जाएंगे, already आप जैसे इलॉन मस्क ने ये दिखाया अमेरिका में कि प्राइवेट कंपनी भी पूरा अपने हिसाब से जो उनको सपोर्ट मिला होगा नासा से और अमेरिकन गवर्नमेंट से ऑर्डर्स भी मिले हैं, वो सब है, फिर भी पूरा एंटरप्राइज ही एस्टैब्लिश्ड। वो एक आदमी अपना हिसाब से चालू किया। उसी तरह बहुत सारे अलग भी है, वर्जिन गैलेक्टिक है और दूसरा कंपनीज भी अमेरिका में है और बाहर यूरोप में भी दूसरे जगह में भी है। अभी स्पेस का अगर देखेंगे, स्पेस टूरिज्म है, स्पेस एडवेंचर है, स्पेस एक्सप्लॉयटेशन में एस्ट्रॉयड का माइनिंग का काम बोल रहे हैं, फिर स्पेस कॉलोनाइजेशन, ये सब नेचुरल एक्सटेंशंस ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज। ह्यूमन बीइंग का क्या है, हम अगर जैसे किसी ने किसी को पूछा था आप एवरेस्ट क्यों चढ़े, तो उस आदमी ने बताया मैं एवरेस्ट चढ़ा इसलिए कि वो है। सेम वे moon is there so I want to go there, so that type of thing. Mars is there so I want to go there. This is one tendency, but otherwise also if you look at अगर long distance में देखते हैं कि धरती में भी कब तक लाइफ सस्टेन हो सकता है, जब तक अपना सन which is the star survives. When that goes off, when sun stops emitting that whatever it is generating so much of light and energy, then all the life in this system also will vanish. So it may be billions years or millions of years, but still at the end of that it is likely to happen. So at that time life on this planet Earth, will it simply accept fate and then exit? No, definitely not. Of course not. So some people have started thinking on that even today. Even Elon Musk, अगर आप उसके बाद उसका सुना है तो उनका ये कहना है कि मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना है हमको। ह्यूमन बीइंग्स को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज मतलब अलग प्लैनेट्स में भी कैसे रह सके। अगर हमारी जो आज का माहिती है उसके हिसाब से मानव अपना ये फॉर्म पे सरवाइव करना मुश्किल है या नामुमकिन है, मगर उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा।
ऐसे आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट में ग्रेजुअली कैन वी ब्रिंग ए सिनेरियो वेयर life can be sustained on Mars. If that can happen, then like that you can keep extending and going beyond. So इस दिशा में जब देखते हैं तो ये तो it's a question of time when it is going to happen, not a question of if. It is definitely going to happen. हाँ, जैसे इलॉन मस्क ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या वो अपने लाइफ टाइम में ऐसा होता हुआ देख पाएंगे? नेक्स्ट 50 years, डू यू सी थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस? नहीं, इसमें प्रयत्नशील तो रहेगा, कितना सक्सेस मिलेगा वो जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन किसी भी मिशन पर इंसान को भेजना बहुत जोखिम भरा होता है। हमने काफी सारे ऐसे केसेस भी देखे, जैसे धरती से निकलकर स्पेस में जाना और फिर स्पेस से वापस धरती में लौटना। ये बहुत खतरा होता है। किस तरह का खतरा होता है और इसके पीछे क्या विज्ञान है? ना, खतरा तो बहुत होता है, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे कि अगर हम धरती से बाहर जाते हैं, एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं है, वैक्यूम है, और टेम्परेचर एक्सकर्शंस डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द हीट इनपुट इट इज गेटिंग। द ओनली सोर्स ऑफ हीट इन आवर सोलर सिस्टम इज फ्रॉम सन। सो जितना सन का रेडिएशन वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसके हिसाब से ही हीट एनर्जी मिलती है। उसके अलावा जो भी एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करना है मानव का रहने के लिए, एनवायरमेंटली कंट्रोल चेम्बर्स जो बोलते हैं, उसमें प्रेशर लेवल, वो सब मानव का जीव रहने के लिए जो जो ज़रूरत है वो सब उसमें सस्टेन करना पड़ेगा। तो अभी तक का जो भी स्पेस स्टेशन है या ट्रैवलिंग दी व्हीकल, स्पेस शटल होगा, या जो अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बना रहे हैं, इवन SpaceX हैज डन कार्गो, ह्यूमन कार्गो इट हैज टेकन टू स्पेस स्टेशन, ये सब अभी चल रहा है। उसका मतलब ये है कि हम अगर काम करते जाएंगे, ये सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर बहुत लंबे समय के लिए करना है वो भी डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। स्पेस स्टेशन, मीर स्पेस स्टेशन, या इसमें भी मानव सालों तक रह के वापस आया है जी। तो उसका मतलब है कि स्टडीज जो है मानव पे क्या क्या बदलाव आएगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब कंटिन्यूअसली स्टडी करते जा रहे हैं, और ये भी निरंतर चलता रहेगा। और जब भी कोई भी ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजेगा, ये सब इंफॉर्मेशन को अच्छी तरफ से परख के, और जब हम इंश्योर कर सकते हैं उनका लाइफ सर्वाइवेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज वेरी लो, उस समय तक ये सब चलता रहेगा। और जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, ये डीप स्पेस ट्रैवल ये सब चलेगा। मंगलयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान, बेसब्री से इंतजार है इन मिशंस का। कोई डेडलाइन कब तक ये मिशंस एक एक करके हमारे सामने आएंगे, मतलब पूरे हो पाएंगे? चंद्रयान 3 सबसे पहले होगा। गगनयान में कोविड के वजह से थोड़ा और डिले हो गया, जो फंडिंग वगैरह जो है और काम करने के लिए भी बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑपरेशन सम डिले हुआ है, मगर अदरवाइज अभी इस साल एंड तक अनमैन्ड जो ट्रायल्स होगा उसका हो सकता है गगनयान का, और चंद्रयान का अगले साल का शुरू में तैयार, और गगनयान पहला ट्रायल्स अर्ली नेक्स्ट ईयर ये काम चलेगा। काम तो चालू है अभी, मगर ये सब अपना जो डेवलपमेंट्स है वो डेवलपमेंट्स कैसे किस स्पीड से चलेगा उसके हिसाब से ये आगे जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट। इसरो को ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्दी जल्दी ये मिशंस पूरे हों और सफल भी हों। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।